हम परसों लखनऊ से आए तो मुझे लगा कि मैं इंग्लैंड में हूँ। इतना अच्छा रोड लगा कि मुझे लगा इंग्लैंड में हूँ। सही बता रहा हूँ। भाई सुनिए, ये वही लोग हैं। हाँ बताइए। ये वही लोग हैं। मुझे लगा फोटो लगाएंगे अमेरिका की, फोटो लगाएंगे अमेरिका की, रोड दिखाएंगे यहाँ यूपी में, और वो रहता नहीं है, सिर्फ गड्ढा है। ये लोग गरीब को गरीब कर दिए हैं, अमीर को अमीर कर दिए हैं, मिडिल क्लास वाले को गला दबा के मार डाले हैं। ये 35 किलो जो राशन फ्री में पा रहे हैं, अब 500 रुपया जो महिला वाला है वो फ्री में पा रहे हैं, 2000 रुपया फ्री पा रहे हैं। मुझको लगता है जो कह रहे हैं चोर है, मुझे लगता है कि इनका ज़मीर खुद चोर है। जब इतना पाने के बाद नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इनसे क्या बोलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अग्नि परीक्षा में। शिवली कॉलेज के ग्राउंड पे हम लोग मौजूद हैं। पीछे छात्र संघ के नेता हैं और छात्र नेता हैं और मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं और तमाम पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रसपा और कुछ ने बताया कि निषाद पार्टी के भी लोग हैं यहाँ पे। और इस तरफ छात्र हैं, युवा छात्र हैं। इन सबसे हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है। सत्ता पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि इस बार हमारी सरकार फिर आएगी, तमाम विकास की योजनाओं को गिना रहा है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया पूरी तरह से तय है, जनता मन बना चुकी है। तो इन्हीं सब सवालों पे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर 22 में क्या होने जा रहा है, किस तरह का बदलाव होने जा रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना पाएगी। इन सारे बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। लेकिन इधर युवा है, मैंने बताया, इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि इन सब से बातचीत करेंगे, इनके सवालों को लेंगे और इधर से जवाब लेंगे। इधर से सवाल होगा, उधर से जवाब होगा। इन्हीं के सवालों को पहले हम करेंगे, बाकी हमारी बातचीत उसके बाद शुरू होगी। नाम बताएं आप। शम्स आलम खान, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी, शिवली कॉलेज, आजमगढ़। आजमगढ़ को लेकर के अगर मैं पूछूं तो आजमगढ़ के मुद्दे क्या हैं? शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और जो तमाम सियासत की चीज़ें आजमगढ़ में, क्योंकि कहा गया है कि आजमगढ़ राजनीति का एक ऐसा केंद्र है कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल है यहाँ पे मौजूद जो छात्र नेता हैं या पार्टियों के लोग हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो वर्तमान में सरकार है, जो शिलान्यास हुआ, क्या नाम है उसका, राजकीय विश्वविद्यालय, राज विश्वविद्यालय का, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि शिक्षा की तरफ एक पहला कदम हुआ है और हम चाहते हैं ये कदम लगातार बढ़ता रहे। और दूसरी बात, जिस इदारे में हम खड़े हैं उस इदारे में देख लीजिए आज हालात क्या है, उसके लिए भी कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो छात्र नेता निकलते हैं और महाप्रधान होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उनको भी अपने कॉलेज का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और लगातार प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ये बातें कहते हुए आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, बराबर विश्वास। तो क्या ये बता दीजिए कि ये मुसलमानों का कहाँ विकास होता है? CNRC होती है तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज होती है, मॉब लिंचिंग होती है, सिर्फ मुसलमानों का कत्ल होता है, नौजवानों की बेरोजगारी और जब उनके जॉब की बात आती है तो मुसलमानों को बाइकाट कर दिया जाता है, उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। जब किसी तरह का फॉर्म में परीक्षा होती है तो पेपर निरस्त हो जाता है। आखिर ये सरकार नौजवान को कहाँ सोचती है? और जो बात सड़क की थी, तो वाकई ये आजमगढ़ शहर की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। और स्वास्थ्य की यह हालात ये था कि आप जिला अस्पताल में चले जाइए, मरीज की जगह कुत्ते सोए मिलते हुए रहते हैं, डॉक्टर लापता रहते हैं। तो मैं चाहूँगा इसका जवाब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं जी, सैयद एहतसाम हैदर। मैं यहाँ का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और प्रदेश कार्य सदस्य हूँ। जैसे ये कह रहे थे कि क्या नाम है कि हमें कोई मतलब लाभ नहीं मिला, मुसलमानों के लिए हुआ वो हुआ। देखिए, आप गांव-गांव चले जाइए, हाँ, गांव-गांव चले जाइए। ये जो मोदी जो क्या नाम है आवास योजना ये नहीं पाए हैं, ये 35 किलो जो राशन फ्री में पा रहे हैं, अब 500 रुपया जो महिला वाला है वो फ्री में पा रहे हैं, 2000 रुपया फ्री पा रहे हैं। मुझको लगता है जो कह रहे हैं चोर है, मुझे लगता है कि इनका ज़मीर खुद चोर है। जब इतना पाने के बाद नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इनसे क्या बोलें। और इस बार 2022 में कमल का फूल फिर से खिल रहा है और एक नया इतिहास बन रहा है और इसे कोई हरा नहीं सकता। विपक्ष है और विपक्ष का काम है दाग लगाना, लेकिन कोई इसको हरा नहीं पाएगा। 2022 में मुख्य विपक्षी आपके यहीं पे, मैं आपसे इस लड़के के सवाल जो हैं उस पर आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये धन्यवाद तो दिए हमारे आजमगढ़ जिले में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कागज में, सिर्फ और सिर्फ कागज में ये काम हुआ है। आगे मैं कह रहा हूँ अभी 4 महीना बचा हुआ था, अगर एक ईंट ये लोग रख दें तो मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा। चलिए, आपका क्या कहना है इस पे?
शिक्षा के क्षेत्र में आजमगढ़ सबसे पीछे है। मैं तो एक प्रोग्राम हमारे बीच हुआ था, ग्रैंड गार्जियन मीटिंग, तो मैं पहली मर्तबा जाना कि आजमगढ़ बैकवर्ड में आता है, उसका जेएनयू में 5% जो है रिजर्वेशन है। ये पहली मर्तबा मैं जाना, तो उस ताल्लुक से मैं ये बात कहूँगा कि हमें ना कपड़ा चाहिए ना मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान की बात छोड़ के हमें शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए। फ्री का राशन नहीं चाहिए। नहीं, फ्री का राशन बिल्कुल नहीं चाहिए। और फ्री काहेगा, इनकम टैक्स हम देते हैं तो फ्री किस बात की? मुल्क हमारे पैसों से चलता है, सरकार कहीं से कमा के थोड़ी लाती है, हमारे ही पैसे से चलता है मुल्क ना, तो फ्री किस चीज का हुआ? अगर गरीब आपका बच्चों क्या को कहना है? जैसे हमारे बड़े भाई कह रहे जो परीक्षा रद्द हो रही है, मुसलमान की रद्द हो रही है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान तो सब मिक्स भरे उन्होंने हुए हैं परीक्षा की बात खाली रद्द होने की कही, मुसलमान हिंदू नहीं किया। और फिर उन्होंने तमाम चीजों में तो सरकार रद्द करा रही, कोई इशू रहा होगा इसलिए रद्द करा रही है, ठीक है। और पेपर लीक हो गया। और जैसे ये कह रहे हैं कि सरकार क्या एक पेपर एक परीक्षा सही से नहीं करा सकती? सरकार का क्यों काम सारे है, पेपर इसी सरकार में लीक हो रहे हैं? वो कोई इशू होगा इसलिए रद्द चलिए आप बताइए, उनके एक- सवाल के जवाब में क्या कहना आपको? सवाल से पहले मैं इस चीज़ का आजमगढ़ के विकास की बात करता हूँ। यहाँ हम विकास की बात करना है, ना कि कम्युनलिज्म, ना फिर जाति धर्म के बारे में। सबसे पहली बात, किसी भी शहर की ग्रोथ डेवलपमेंट होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है रास्ते, क्योंकि रास्ते जब आसान हो जाते हैं तो कारोबार का जरिया आसान हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाजपा सरकार का कि आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा ज़बरदस्त रास्ता देने के लिए, क्योंकि इससे कारोबार का राह आसान होगी और आजमगढ़ बेहतर से बेहतर तरीके से तरक्की में आगे बढ़ेगा। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो ही चुका है और बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार ने की हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ विकास कागजों में होगा, इस पर क्या कहना है? कागजों में तो देखिए वसीम भाई, नॉर्मल सी बात है, कागजों में से बहुत सी चीजें होती हैं, पर जो चीजें की शुरुआत हुई उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, शुरुआत हुई है वो होना है। उसकी सराहना करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। चलिए आपका क्या सोचना है इस बारे में, जो सवाल है उधर? शिक्षा के क्षेत्र में आजमगढ़ वाकई बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, 4.5 साल से भाजपा की सरकार थी, उससे पहले 5 साल सपा की सरकार थी, उससे पहले 5 साल बसपा की सरकार थी। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी बड़ा इदारा नहीं। 4.5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद एक यूनिवर्सिटी का लालीपाप दिया गया, जिसका सिर्फ फीता काटा गया है। इनका काम ही फीता काटना है, फीता काट के ये छोड़ देंगे। अभी तक वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी काम, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा। 3 महीने में इनकी सरकार जाने वाली, फिर मामला टाटा फिश। चलिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं। क्या सोचना है आपका, जो सवाल उस बच्चे ने पूछा है? देखिए, शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, एक बड़ा कदम है आजमगढ़ के लिए यूनिवर्सिटी, और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि जिस इदारे में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, इस इदारे को यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए था। जिस वक्त मुल्क में अफरा तफरी का आलम था, नेशनल शब्द का इस्तेमाल करना अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था, उस वक्त हमारे इस इदारे के फाउंडर ने नेशनल स्कूल कायम किया था। और इस इदारे से बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई जो है आज़ादी की, बहुत से काम हुए। और दुर्भाग्य है कि शिवली कॉलेज को छोड़ के इस इदारे में सरकार का पैसा भी बचता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पहले से ही थी, करोड़ों खर्च होने। हाँ, वो पैसे बच जाते। लेकिन बीच में ऐसा सुनने में आया था, ऐसा कुछ होने वाला था, इस पे चर्चा हो रही थी जब अखिलेश यादव सीएम थे, तो यहाँ के मैनेजमेंट के आपसे झगड़े की वजह से वो सारी चीजें डिले नहीं, देखिए उस वक्त क्या हुआ, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता था। कुछ मैनेजमेंट के भी अपने मामलात हैं अपनी जगह, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विश्वविद्यालय या तो शिवली कॉलेज होना चाहिए था, या फिर जो भी इस विश्वविद्यालय बन रहा है उसको स्टेट हाईवे पे रखना चाहिए था, जिससे ये जो हमारा आजमगढ़ विश्वविद्यालय बन रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही ज़िले होंगे, एक आजमगढ़ होगा, दूसरा मऊ होगा। तो मऊ इस तरीके से बनाना चाहिए कि मऊ का जो ज़्यादातर हिस्सा है 70% वो उस तरफ है, उत्तर दिशा में है। ये विश्वविद्यालय बना रहे हैं गाजीपुर की तरफ ले जाके। जब आजमगढ़ और मऊ 2 ही ज़िले के लड़के यहाँ पढ़ेंगे, गाजीपुर अभी पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है? जो सवाल शम्स ने किया है मैं उस पर सहमत हूँ। शम्स ने बिल्कुल एकदम सही जायज़ सवाल किया है। काम तो कुछ हुआ नहीं है, और मेरा यही बस कहना है कि जैसे 5 साल पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, लोगों को नहीं लगा तो बीजेपी की सरकार बन गई। तो मैं चाह रहा हूँ बदलाव तो होने जा रहा है, और मैं चाहता हूँ जैसे केरला वगैरह में है, 5 साल पर सरकार चेंज होती रहती है, 5 साल पर जब सरकार चेंज होगी तो विकास होगा।
सरकार चेंज होगी तो विकास होगा। आपका क्या कहना है संजय? मेरा भी यही कहना है, अगर सरकार चेंज होगी, अगर विकास की सरकार आएगी, तभी वो दोबारा 2022 में सरकार अपनी बना पाएगी। क्योंकि यहाँ हम लोग हर मुद्दे पे यहाँ के आप समाज सेवी हैं, क्या देखते हैं कमियां क्या है आजमगढ़ में, क्या होना चाहिए? आजमगढ़ में देखिए, हम लोग जो जमीन पे कार्य करते हैं, हम लोग जैसे महिला हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल में हर रविवार को हम लोग एक कैंपेनिंग चलाते हैं कि वहाँ क्या क्या समस्या है, उस चीज़ों को हम लोग ज़मीन पे चल के देखते हैं। तो वहाँ पे देखा जाता है कि चाहे महिला हॉस्पिटल हो, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, और चाहे यहाँ के जो भी प्रशासनिक तौर से जो भी कार्य हो, वो जीरो है। यहाँ से जो महिला हॉस्पिटल में जो डिलीवरी की बात होती है, उसमें भी पैसा लिया जाता है, हर चीज़ों में पैसा लिया जाता है। यह सरकार, हम लोग हर चीज़ों के लिए एक एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि चाहे जिसकी भी सरकार बने, कि इस चीज़ों पे, मूलभूत समस्याओं पे ध्यान देने के। क्योंकि आपका क्या कहना है? अभी तमाम पार्टियों के यहाँ साथी उपस्थित हैं, सभी ने बातें की, उनकी बातें बहुत ध्यान से मैं सुना और सबकी बातों का जवाब भी देना चाहता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जन जन की समस्याओं का समाधान करने का काम की, लेकिन भाजपा सरकार में ये जो 2017 से जब से आए हैं ये लोग, सरकार में आने के बाद जन विरोधी नीतियों को लाए हैं और जनता को एकदम त्रस्त किया है। और रह गई बात, हम डीएवी डिग्री कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष हैं और छात्रों की बात को हम रखना चाह रहे हैं। छात्रों को लेकर ये जो भाजपा सरकार की नीतियां, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ला रहे हैं वो, लेकिन वो पूरी तरह विफल है। ये कहीं ना कहीं आम छात्रों को परेशान करने के लिए और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होगी आने वाले भविष्य में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, चुनाव है, 22 का चुनाव है, और कौन कौन से ऐसे आपकी पार्टी ने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जिसको मुझे पहले सुन तो लीजिए। इतनी हाथ उड़ता क्या है, पहले सुन तो लीजिए। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसे आप गिनाना चाहेंगे विकास के तौर पे, जिससे जनता को लाभ मिलता हो? ठीक है, जनता को लाभ मिलता हो या मिल रहा हो, तो वो कौन कौन से ऐसे काम है जिसकी बदौलत आप दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर हम इतिहास रचेंगे? जी, जैसे कि आप पहले बात कर रहे थे कि आजमगढ़ की पहले बात कर लेते हैं। जैसे आजमगढ़ की बात कर लेते हैं, अभी तो जो पूछा उसका जवाब, इसका जवाब बताएं। मतलब इतनी योजना है, कितनी योजना है, क्या क्या है? मोदी जी की जो योजना है, योगी जी का बताइए, प्रदेश में चुनाव हो रहा है। योगी जी की जो योजना है 2 साल से लगातार राशन देने वाली, ये सबसे बड़ी योजना है। उसके बाद कानून व्यवस्था पे जो काम किए हैं, सबसे ये किसके लिए है योजना जो आप बता रहे हैं 2 साल से राशन मिल रहा है? ये मध्यम, मैं ये जानना चाहता हूँ, रुक जाइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, आम पब्लिक में मध्यम वर्ग के लिए आपकी सरकार के पास क्या योजना है? मध्यम पर वो लोग, मिडिल क्लास के लोग जो राशन लेने सरकारी कोटे की दुकानों पे नहीं जाते या उनको नहीं मिलता, उनके लिए क्या योजना है? देखिए, जो महंगाई की मार से त्रस्त हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जिनके किचन का बजट बढ़ गया है? नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं महंगाई है कि नहीं है? जी, महंगाई तो हर सरकार में होती है। एक बात बताइए मुझे, आपने कहा कि हर सरकार में होती है। आप महंगाई कम करने के लिए ही आए थे सत्ता में, आपने लोगों से वायदा किया। ये 2 साल तो कोरोना ले लिया, इसलिए महंगाई बढ़ी कहाँ? महंगाई नहीं बढ़ी है। पेट्रोल जो बढ़ा था फिर सस्ता हो गया। कितना सस्ता हो गया? अरे 15 रुपए सस्ता हो गया। 15 रुपए हो गया है, 15 रुपए हो गया है, हुआ ही नहीं है, 15 रुपए हुआ है। जी जी जी। तो महंगाई कहाँ कम हुई है बताइए? अरे ये बताइए, जब कोरोना काल में पब्लिक परेशान थी और सरकार खुद ये जो 40 के ये जो क्या नाम है आपका राशन मिल रहा है, तो ये सरकार के कांग्रेस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून, सुन लीजिए, कांग्रेस की कोरोना नहीं आया था उस समय, आप पीछे से बैक मत करिएगा, ठीक है जी? अगर आपको बोलना है तो आगे आइए, ठीक है? जब कांग्रेस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया, 3 रुपया 2 रुपया किलो था, आप उनको पीछे से क्यों बुला रहे हैं? आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, नहीं, मेरा सवाल आपसे है, आप उनको क्यों बुला रहे हैं जब हर पार्टी से एक है? अभी ये भी 10 खड़ा करा लें, आप भी खड़ा करा लें, आप भी, तो आप एक जिम्मेदार हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, है ना? आप मुसलमान युवाओं को, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने, तो आप बताएंगे ना कि आपकी सरकार ने क्या किया है? ठीक है, महंगाई आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई देखिए मुद्दा तो है, हर सरकार में महंगाई होती है, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस बनाई थी, ठीक है, सुन लीजिए, खाद्य सुरक्षा कानून सरकार बनाई थी कांग्रेस की, राशन कितने रुपए किलो मिल रहा था? क्या एक गरीब इंसान उतना चुकता नहीं कर पाता?
देखिए कोरोना में जो कोरोना की मुसीबत थी वो इतनी बड़ी, इतने हजार करोड़ रुपए जो सरकार खर्चा करती है, क्या ये मेरा ये मानना है कि अगर सही जगह इसको लगाया जाए, शिक्षा के ऊपर लगाया जाए, स्वास्थ्य के ऊपर लगाया जाए, सिर्फ अपने ऊपर लगा रहे हैं। तो ये आप जो बता रहे हैं कि क्या नाम ये सब कहाँ पे लगा रहे हैं, बताइए कहाँ लगा रहे हैं? आप जो आप जो बोल रहे हैं ना 200 करोड़ रुपया 300 करोड़ लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं बता दीजिए। ये अपनी रैलियों में आप बताइए क्या आप बताइए, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है कि कोई 3 रुपए किलो गेहूं या चावल नहीं खरीद सकता? गरीबी देखिए अलग चीज है। तो इंसान जो मतलब फ्री में जो राशन मिल रहा है तो एक अच्छी अच्छाई है ना योगी जी के, मतलब वो तो ये लोग गरीब से जो पेट्रोल में जो दाम निकल रहा है टैक्स, वो उसी से न दे रहे हैं। टैक्स में तो जी रहा है इंसान, टैक्स से जी रहा है इंसान। ये लोग गरीब को गरीब कर दिए हैं, अमीर को अमीर कर दिए हैं, मिडिल क्लास वाले को गला दबा के मार डाले हैं। यही इनका मुद्दा है, यही इनका काम है। कुछ है प्रदेश में? प्रदेश में महंगाई तो बहुत है, महंगाई की मार इस तरीके से पड़ी है कि लोगों का संभलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इधर तो रोजगार सबके चौपट हो गए हैं। सोच लीजिए, चाहे तो अपने साथियों से पूछ लीजिए, मिडिल क्लास के लिए आपकी सरकार लोगों को ये लोग मार डाले हैं। हम खुद, मेरी बात सुनिए, इसलिए परेशान है। देखिए मिडिल क्लास में जो थैला लेकर के राशन की दुकानों पे नहीं जाते या उनको मिलता नहीं कार्ड वगैरह में नाम नहीं, सरकार के पास मिडिल क्लास के लिए कोई योजना नहीं है। मिडिल क्लास के लिए कोई योजना नहीं। हम मिडिल क्लास के खुद ही हैं। हम मिडिल एक सवाल और लेते हैं, इधर से आवाज आ रही है। हाँ बताइए। सैयद शाम साहब सवाल पूछेगा भाजपा के नेता सवाल पर आरोप जो लगाए हैं कि सवाल- आपका जमीर मर गया 35 किलो गेहूं लेकर, तो उसी पे जवाब दे दूं कि हमारा जवाब मत दीजिए, सवाल पूछिए। मैं उससे पूछ रहा हूं, वही सवाल हाँ कर रहा सवाल है कर रहा हूँ। ये बता दीजिए 35 किलो गेहूं देके, नमक देके, तेल देकर, क्या ये कहेंगे कि आप नमक खाएं हमको वोट दीजिए? ये कहेंगे आप बताइए। देखिए ये इसको तो मैंने भी देखा है, न्यूज चैनल पे चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता समझा रहे थे कि नमक है इसमें, खा लियो। नमक गलता नहीं है हाँ। इन लोग का नमक। क्या कहना है इस पे? जैसे कि ये मतलब कह रहे हैं कि हमें नमक खिला के वोट मांग रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। लेकिन मुसलमान इस टाइम तो नमक की बात ही तो कर रहे हैं ये लोग। प्रेजेंट टाइम में मुसलमान 20 से 30-40% मुसलमान भाजपा के साथ है। कहाँ से साथ ये है? ये साथ है। इन लोग के अपने पर्सनल कहने से सिर्फ लग रहा है कि साथ है। जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास का, इस पे हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि 5 सालों में इसी आजमगढ़ में 5 सालों में देखिए, जो मेरे सवाल है उसका जवाब दीजिए। ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। हम क्यों वोट भाजपा को दे? आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए। दे रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, छात्र नेता हैं। जी, छात्र सभा जिला अध्यक्ष हूँ आजमगढ़। चलिए आप ये बताइए कि लोग समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देंगे? लोग समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट देंगे जो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी कहते हैं वो करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था लैपटॉप बांटने के लिए लैपटॉप बांटा, कन्या विद्याधन देने के लिए कहा था कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगार भत्ता दिया, महिला पेंशन योजना दिया। और आजमगढ़ में विकास करने वाला सिर्फ एक वाहिद शख्स है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हैं। भाजपा के लोग ये नेता टाइप वाला जवाब नहीं है, ठीक है। इस बार क्यों वोट देगा? क्योंकि स्थितियां बहुत सारी मतलब भिन्न हो चुकी हैं। ओवैसी भी हैं, लगातार दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारे साथ जाएंगे। मुसलमानों का जिस तरह से, मुस्लिम नेताओं का जिस तरह से आपके मंचों पे धक्का दिया जा रहा है, उससे भी एक गलत संदेश जा रहा है। तो आप कैसे मुसलमान कैसे समाजवादी पार्टी को वोट देगा, मैं ये समझना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी को मुसलमान पूरे तहे दिल से मैं कह रहा हूं उनको वोट देने के लिए। एक बार मुसलमानों के इशू पे एक बार भी, देखिए ये सब बात नहीं, एक बार भी मुसलमानों के इशू पे अखिलेश यादव ढंग से बात नहीं करते, कैसे देगा मुसलमान वोट? हर मामले पे अखिलेश जी बात करते हैं। कोई अगर ये कहे ये गलत फहमी है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए अखिलेश यादव ना तो CA/NRC पर मुसलमानों के साथ थे, ठीक है। दूसरी चीज आजमगढ़ में जो घटना घटी थी CA/NRC आंदोलन के बाद, उसके बाद से लेकर के आज तक आपको इस बात का रंज है कि अखिलेश यादव लगाने आए? अखिलेश यादव यहाँ बस चुनाव जीते हैं। आपको इस बात का रंज है? हाँ है, इस बात का रंज है। और जो सरकार इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके आई, इस तरह के कानून को लेके आई, उस पर क्या कहना है? कुछ नहीं कह पाएंगे। देखिए सरकार की तरफ से बोल रहे थे ना, उस पे क्या कहना है? आप मानते हैं ना कि एक मुद्दा था, आप ये मानते हैं ना एक मुद्दा था जिस पर अखिलेश यादव नहीं बोलते, तो जो बोलता नहीं उसकी इतनी जिम्मेदारी है, जो लाया वो कितना जिम्मेदार है? तो वो कुछ बढ़िया ही समझ के लाए होंगे ना कि क्या भविष्य होगा। और अखिलेश अगर एक सेकंड अगर वो बढ़िया समझ के लाए होंगे तो अखिलेश उसको बढ़िया समझ के नहीं बोल रहे तो दिक्कत क्या है? अखिलेश तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अखिलेश तो कुछ भी नहीं बोलते। एक बढ़िया चीज पे बोलने की जरूरत क्या है?
कि नहीं, अखिलेश तो कुछ भी नहीं। अखिलेश तो यहाँ बाढ़ आती है तब भी झांकने तक नहीं आते, अपनी बनाए हुए हैं। सुनिए, चाहे मुलायम सिंह हुए चाहे अखिलेश हुए, ये अपना घर बनाए हुए जीत जाते, उसके बाद भूल जाते कि आजमगढ़ से हम कौन आया था? कौन आया था? एक सेकंड, कौन आया था सामने? जो बाहर जो नेताओं में तो कोई नहीं आया था, लेकिन मैं समाज सेवियों और सामाजिक संगठन पार्टी के नेता या नहीं, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। लेकिन एक मैं आपको बता दूं, पूरे जिले में जब ये कोरोना काल की जो हालात चल रहे थे, सिर्फ 2 नेता, बाढ़ की बात हो रही है अभी, हर जगह मैं देख रहा हूँ, इसरार भाई आ रहे हैं सामने और गुड्डू जमाली साहब सामने आ रहे हैं। अगर गरीबों की मदद करनी है या कुछ भी करना है, 2 लोगों के अलावा तीसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है आजमगढ़ में। क्या लग रहा है यूपी के चुनाव इस बार किन मुद्दों पे होगा? देखिए, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है, पार्टियों की अपनी पॉलिसी है, दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जनता ने इस बार सबको कंफ्यूज कर दिया है। देखिए, इस बार भी चुनाव बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव होगा। फिर वही माथापच्ची, फिर वही झूठ फरेब, फिर वही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, वही फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करना। आपने कहा विकास पे होगा, विकास पे होगा और हमेशा होना ही चाहिए। विकास पे ही होना चाहिए। ये जो बोल लगता है आपको ये लगता है जो कभी घुस आता है बीच में, अखिलेश अली जिन्ना, अब्बा जान, चिलम जीवी, इन सब चीजों की जरूरत है क्या प्रदेश को? नहीं, इन सब चीजों की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। पर जो बात है यहाँ विकास की, और विकास जिस तरह से आजमगढ़ में हो रहा है, मुझे तो लगता है कि आजमगढ़ जनता रुख करेगी। एक भी काम बता दे, एक काम बता दे भाजपा के लोग, आजमगढ़ में क्या हुआ है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, अखिलेश जी की देन है, अखिलेश की देन है। एक सेकंड, ये तो देखिए, किसी ने शुरू किया, किसी ने उस, देखिए मैं समाजवादी साथी, मेरी ने फीता काट दिया। नहीं, देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुन लीजिए सपा आपके बकौल आपके कि समाजवादी पार्टी की वो स्कीम थी, समाजवादी एक्सप्रेसवे था, ठीक है, समाजवादी एक्सप्रेस। हाँ, ये लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया। पूर्वांचल से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि बगैर किसी रंजिश के, बगैर किसी भेदभाव के सरकार ने उस काम को पूरा कराया, श्रेय देने में क्या जाता है आप लोगों को? नहीं, मैं कह रहा हूँ काम पूरा नहीं हुआ है, लोग जा रहे हैं, उस पे एक्सीडेंट हो रहा है। जिस ये तो कई बार नहीं गए हैं, आप अभी उठा के देख लीजिए कितना एक्सीडेंट हुआ है। इनकम्प्लीट काम है, पूरा काम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, ना लिंक रोड उस पे बना है, ना उस पे कहीं पे अभी तक पटरी चढ़ने की। आप मुझे बताइए, आप सत्ता पक्ष से हैं, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जैसे तमाम चीज़ें होती हैं, बात हो रही फीता काटने की, नहीं काटने की, स्टे लेने की, तमाम चीज़ें, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किन किन बिंदुओं पे चुनाव लड़ेगी? क्या जाति धर्म की राजनीति से, ठीक है, क्योंकि आप भी अल्पसंख्यक समाज से आ रहे हैं, मैं कतई आपसे ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपने गलत किया या सही किया। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, वो किसी भी पार्टी में जाए, उसमें उसके सिद्धांतों में विश्वास है, वो जाए, काम करे। आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यक समुदाय प्रकोष्ठ से आप अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे आश्वस्त करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है, वो अल्पसंख्यकों के पास आते आते वो बदल जाती है? इस पे क्या कहेंगे? जैसे कि क्या नाम है, जो आप बता रहे हैं कि आगे बदल जाती है, जो आने वाले 5 सालों में इसी आजमगढ़ को आतंकवाद कहा जाता था, तो ये चीज, ये जो धब्बा था, ये हट गया। ये चीज हट गया, तो इससे यहाँ के सारे आजमगढ़ के सारे मुसलमान खुश हैं कि जो आतंकवाद का जो वर्ड था वो चीज हट गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ के ज्यादातर मुसलमान आधे से ज्यादा सऊदी दुबई कमाते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या नाम है वीजा खोला, तो आज यहाँ के मुसलमान जाके वहाँ कमा रहे। इससे मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। ये लोग दूसरे के घरों में जाते हैं खाली। मैं आपसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सुन लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमान आपकी बात पे कैसे भरोसा करे, तो आप मुझे दुबई ले जा रहे हैं। तो ये बताइए, हम पहला मुद्दा तो आपको खुद क्लियर कर दिया कि जो आतंकवाद का मुद्दा था, उस पे भाजपा को मुसलमान यहाँ के वोट करेंगे। और दूसरा विकास पे करेंगे, विकास जो यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है, यूनिवर्सिटी का हुआ। उसके बाद हम परसों लखनऊ से आए तो मुझे लगा कि मैं इंग्लैंड में हूँ, इतना अच्छा रोड लगा कि मुझे लगा इंग्लैंड में हूँ। सही बता रहा हूँ। भाई सुनिए, ये वही लोग हैं, हाँ बताइए, ये वही लोग हैं, मुझे लगा फोटो लगाएंगे अमेरिका की, फोटो लगाएंगे अमेरिका की, रोड दिखाएंगे यहाँ यूपी में, और रहता नहीं है, सिर्फ गड्ढा है। आप बताइए, हाँ, इस तरफ आ जाए जी। ये लोग तमाम बातें कर रहे हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं, यूथ के नेता हैं जी। प्रियंका गांधी से मैं जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेता हूं। अभी वो तमाम योजनाएं चला रही, महिलाओं को 40%
टिकटों में भी उन्होंने आरक्षण देने की बात कही, रिजर्वेशन देने की बात कही। क्या लगता है जिस तरह से प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, ठीक है, उसको देख करके क्या लगता है? लोग जब बात करते हैं, गिनती गिनते हैं तो पहले भाजपा से शुरू करते हैं, समाजवादी पार्टी आते हैं, सपा आते हैं, यहाँ तक गिनती आगे की भूल जाते हैं, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं लेता। तो आप बताइए कैसे आश्वस्त करेंगे प्रदेश की जनता को कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और इस बार कुछ बेहतर होगी? जी, हम आपको बताना आप कहें कि नाम उंगली गिनी जाती है, भाजपा, सपा, बसपा, बस यहीं से खत्म ठीक, कर देते यहीं से खत्म किया। लेकिन आप तमाम न्यूज चैनलों में और चट्टी चौराहा पे आप जाएंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं सबकी जुबान पे कांग्रेस का नाम है, कांग्रेस लड़ रही है। और एक बात प्रियंका जी की, उनकी जो योजनाएं ला रही हैं महिलाओं को लेकर, खास करके महिलाओं को लेकर 40% टिकट हिस्सेदारी देंगे महिलाओं को लेकर, ये पहली बार हो रहा है। और महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी हो रहा है, प्रियंका जी ने जारी किया घोषणा पत्र अलग से महिलाओं के लिए, पहली बार हो रहा है किसी भारतीय समाज में। महिलाएं जैसे मेट्रो सिटीज़ है तो चलिए वहाँ पे मामला थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, वहाँ तो तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आज भी पुरुषों के ही का ही वर्चस्व चलता है, या यूँ कहें 90% महिलाओं पे पुरुषों का ही जोर चलता है। वो ये भी निर्धारित कर देते हैं कि आपको वोट कहाँ देना है। तो जैसे प्रियंका जी का जो काम है उस पर क्या आपका कहना है कि क्या महिलाएं मना पाएंगी, उनकी इस योजना से उनको कुछ लाभ होने जा रहा है? बेसिकली मैं प्रियंका जी से बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा। और उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ है, जिस तरीके से बेबाकी से गई हैं, लड़ी हैं, बातें रखी हैं, उससे एक हौसला मिला है हम लोगों को भी। बिलरियागंज में भी वो चल के आए, उससे बहुत हौसला मिला हम सबको। तो नो डाउट प्रियंका जी का खास तौर से जो ये नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आधी आबादी पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी लीडर है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा उससे। और जिस तरीके से मैराथन वगैरह हो रही है, जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, तो जैसे तो लग रहा है कि उनका जो नारा है बहुत ही कारगर है और कुछ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। नेताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस के साथी ने बताया, तो जहां भी कहीं पे किसी के मजलूम को सताया जाता है, कुछ होता है, प्रियंका गांधी वहां पहले पहुंचती हैं। मुख्य विपक्षी का टैग आप लेके घूम रहे हैं। अखिलेश यादव जमीन पे जहां पे जाना चाहिए वहां पे लोगों के ऐसे आरोप हैं जाते नहीं है, वहां प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं। मैं कह रहा हूँ यही आजमगढ़ की सरजमी पे मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव वहां पे नहीं आए, लेकिन अपने लोगों को भेजे। जरूरी नहीं है कि एक बड़ा लीडर हर जगह पहुंचे, हर जगह पहुंचे हो। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं जहां हर जगह कहीं तो पहुंचे, कौन सी जगह नहीं पहुंचे थे बताइए? सुन लीजिए आजमगढ़ की बात सुन लीजिए, आजमगढ़ की बात, हाँ आजमगढ़ की बात सुन लीजिए थोड़ा। आजमगढ़ की हम बात कर लेते हैं। आप सवाल ले लेने दीजिए। आप आजमगढ़ के हैं, मैं भी आजमगढ़ का हूँ, सारे लोग आजमगढ़ के यहाँ पे हैं, ठीक है। आजमगढ़ के लोग मुझसे कहते हैं कि भैया कभी अखिलेश यादव से मौका मिले तो ये जरूर पूछिएगा कि जहां आपके संसदीय क्षेत्र में आपकी जरूरत होती है वहां क्यों नहीं आते हैं। आपको 13वीं में जाने का जरूरत है, आपको शादी समारोह में जाने की फुर्सत है, लेकिन जहां जनता के मुद्दे हैं, जहां जनता की परेशानी, आप वहां नहीं जाते। वहां तो उनके तो नहीं मिल रहे हैं, आप ही बता दीजिए। मैं कह रहा हूं वहां वो नहीं मिल रहे, उनके लोग हैं, उनकी टीम है। जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो पहुंचे। बताइए ना पलिया की लड़ाई कौन लड़ा? बताइए पलिया की जब पासी समाज की प्रताड़ना हुई तो कौन सा समाजवादी का नेता कौन सा रात भर वहाँ पर धरना दिया? मैं कहता हूँ कि 6 दिन तक मैं और ये अनशन किए हैं, 6 दिन तक यहाँ रिक्शा स्टैंड पे हम लोग अनशन किए, तो उनकी लड़ाई लखीमपुर का मामला होता है, लखीमपुर का मामला होता है, अखिलेश जी डिटेन कर लिए जाते हैं। और सुन लीजिए, लखीमपुर का मामला होता है, अखिलेश जी डिटेन कर लिए जाते हैं और प्रियंका गांधी लड़ जाती हैं। हाथरस जाने में अखिलेश जी को मतलब वो नहीं जाना चाहते, प्रियंका गांधी लड़के पहुंच जाती हैं। तो ये लोग सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार में है, वर्तमान सरकार में, ये लोग समझ रहे हैं कि अखिलेश जी के जाने से वहाँ लोक प्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इन लोग की सरकार इनका अखिलेश जी जब अखिलेश जी का हमने देखा है कि अपने घर के सामने निकलकर पिकनिक मनाए और चले गए वहाँ पे, और भैया ने कहा कि जो अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। आजमगढ़ की अस्मिता पर लगातार चोट हुआ। अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, कितनी बार वो अपनी अस्मिता को, उन्होंने कहा था कि सैफ है उनका दिल है, तो आजमगढ़ उनके धड़कन पे जब प्रहार हुआ था कहाँ पे अखिलेश यादव थे? सुनिए, तेरही में सिर्फ जब भी आए तो तेरही नेताओं जब भी आए तो तेरही में आए, हर मुद्दे पे जहाँ समाज के लिए अंतिम व्यक्ति तक की लड़ाई लड़ने की बात हुई, हर जगह कांग्रेस खड़ी होकर लड़ी। ये अपने आप को मुख्य विपक्ष कहते हैं, ये विकास की बात करते हैं भाजपा के लोग।
ये विकास की बात करते हैं, विकास सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों का हुआ है। बताइए ना कि आजमगढ़ में किस जगह पे विकास किया? सभी लोग यहाँ छात्र नेता हैं। सब एक मिनट, एक सवाल और लीजिए भैया। सभी लोग यहाँ छात्र नेता है। आपने तब से बात कर रहे थे मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन एज ए छात्र नेता मैं भी छात्र नेता हूँ, डीएवी का छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ और NSY का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं बताता हूँ, छोड़िए मैं मध्यम वर्गीय परिवार कोई बात नहीं मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप बताइए कि इसी जनपद में तमाम ऐसे युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, क्या वो नहीं परेशान है इस महंगाई से? उनकी परेशानी, उनकी महंगाई को कोई भाजपा का नेता समझा या कोई छात्र नेता ABP से लेकर किसी ने बात किया? समाजवादी के पार्टी के किसी नेता ने नहीं बात किया। लेकिन हम शुरू से कहते हैं मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा परेशान है इस महंगाई से। आम जनता त्रस्त है। विकास सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों के कुछ गिने चुने का ये दो सरकार, हमारी नेता ने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार सिर्फ हम दो हमारे दो के, दो बेचने वाले दो खरीदने वाले, अडानी और अंबानी की सरकार है, उन्हीं के ये। आप बताइए। जैसे कि ये कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, जिसकी कोई गरीब था या कोई मजदूर था जिसकी सैलरी जिसकी एक दिन की तनख्वाह 50-100 रुपया था, आज 450-650 रुपया हो गई है। कि किसी की जॉब के कोई 8,000 कमाता था, आज 15,000 कमा रहा है, 15-20,000 कमा रहा है। हंगर इंडेक्स में हम 104 पर चले गए। भूख के मामला कहाँ से आते हैं? तो महंगाई कहाँ से तो महंगाई हुई कहाँ से? ये बोल रहे हैं कि महंगाई हो गई। तो आपका जो ढीला, आप करें तो रास लीला, हम करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। महंगाई आप मेरी बात सुनिए। 60 रुपए का तेल जो था, 60 रुपए का जो पेट्रोल था, आप 35 करने आए थे ना, 40 करने आए थे ना, तो फिर वो गिनती में ज्यादा कैसे हो गया? जब हम आए थे तो मजदूर को हम 100 रुपया देते थे, आज 400 रुपया दे रहे हैं। हम दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? तो कहाँ से महंगाई बढ़ी? आप बताइए। कहाँ दे रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए। एक मजदूर कहाँ दे रहे हैं? एक मजदूर किस योजना में दे रहे हैं? किस योजना में? अरे योजना ये आप जो बता रहे हैं, क्या नाम है, आम आदमी बात कर रहे हैं ना। 400 आपने बताया ना, 400 हर आदमी आपने बताया ना 400 रुपया हमारी सरकार दे रही है। हमारी सरकार 400 रुपया दे रही प्रति व्यक्ति ना, आप बताया ना आपने। हमने ये नहीं कहा, हमने उसकी क्या नाम है मजदूरी कहा है, हमने आय कहा है उसकी। तो ये दिमाग में मैं कहने का मतलब ये है कि हर इंसान की सरकारी व्यक्ति आय क्या गरीब मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? जो महिला वाला 500 रुपया दे रही है, अच्छा आप नहीं दे रही है कि दे नहीं दे रही है? 3 महीने में जो क्या नाम है आपका ये किसान योजना दे रही कि नहीं दे रही है? किसान सम्मान निधि हाँ, की बात हाँ, दे रही कि नहीं दे रही है? अच्छा। आप क्या चाहिए? उससे ज्यादा कुछ चाहिए आपको मकान दी? ये बताइए, आप कहीं चले जाएंगे। एक सेकंड, आपने मकान की बात की ना, इधर आइए। जब मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने कांसीराम आवास बनाया कि नहीं बनाया? जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इंदिरा आवास दिया कि नहीं दिया? तो वो सुन लीजिए। और जब अखिलेश की सरकार थी तो लोहिया आवास मिला कि नहीं मिला? तो वो आवास एकदम हॉस्टल की तरह दिख रहा है। और ये जो आवास दिख रहा है ना, ये आवास आपको दिख रहा है ना, ये आपका पर्सनली इधर सिर्फ आपके मैदान में है। वो जैसे बोर्डिंग बना दी जा रही है, एक बोर्डिंग में 50 रूम बना दिया जा रहा है, 50 परिवार को उसी में भर दिया जा रहा है, लाइन से बोर्डिंग बनी। और यहाँ ग्राउंड पे आपको एक पर्सनली पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे घर बन रहा है आपको। वो बड़ी बात है, आप दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, आप अपने घर, आपके घर कोई आएगा, उसको ये नहीं लगेगा कि हाँ चलिए आपको ये दिया हुआ है, गवर्नमेंट दी। वहाँ आप जाएंगे, सबसे पहले एंट्री करते ही पता चल जाएगा कि ये आवास सरकार ने दी है, उसने दी है, सबने दी है। अच्छा, हालत देख के लग जाएगा। हालत देख के आपको लग जाएगा। अच्छा, हालत देखने की। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए तमाम बातें हो गई, मैं एक एक करके इधर से लेता हूँ सवाल, ठीक है? एक एक करके। जैसे तमाम दावे हो रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता वाले कह रहे हैं इतिहास रचेंगे। अब कम शब्दों में आप लोग जवाब दीजिएगा, समय कम लीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए और इस बार क्या हो रहा है? इस बार देखिए, विकास के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 60% युवाओं की आबादी है। युवा जिधर जाएंगे उनकी उधर ही सरकार बनेगी। अच्छा। और जिसकी भी सरकार बने, मैं यही चाहूँगा कि वो युवाओं के लिए सोचे, रोजगार के लिए सोचे, युवाओं की वैकेंसियों के बारे में सोचे। ये ना कि युवा, अगर कोई वैकेंसियाँ आ रही हैं तो युवा 500 रुपये तो लग जाता है फॉर्म भरने में, और फिर उसके बाद सेंटर चला जाता है दूसरे जिला, और दूसरे जिला जाने के बाद 300 रुपये इधर का भाड़ा, 300 रुपये इधर का भाड़ा, फिर उसके बाद एक दिन का बेचारा हाँ उसी में चला जाता। मैं यही चाहूँगा, सरकार बैक करेगी या फिर नहीं, जो सरकार तो मुझे देखिए, अब जो विकास करेगी उसी की सरकार आएगी। आपका क्या कहना है? इस बार देखिए बदलाव होगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक की बात करने वाली पार्टी को ही इस बार चुनाव जीतना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक की बात करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीज़ों पे बात करें, ना कि धर्म का अफीम वगैरह जिस तरीके से भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, उस पर बात करके लोगों को गुमराह करके समाज को तोड़कर जिस तरीके से राजनीति हो रहे हैं, उनकी नई सरकार बनेगी। मैं जानता हूँ कि बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा और कहीं ना कहीं मुद्दे
को लेकर चुनाव ये होगा। और ये भाजपा वाले जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मस्जिद मंदिर इन सब की चीज़ों, इन सब से हट के अगर भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है कि उससे हट के कुछ बातें करे, विकास रोजगार शिक्षा इन सब चीज़ों पे वो बात नहीं कर सकते हैं। बस मंदिर मस्जिद इस बार हट के होगा, रोजगार और विकास को लेकर। आप बताइए। बिल्कुल बदलाव बिल्कुल साफ दिख रहा है और जिस तरीके से महिलाओं पे, नौजवानों पे और तमाम छात्रों पे जिस तरीके से जो है प्रेशर किया है सरकार ने, जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के ऊपर जो विश्वासघात किया है सरकार ने, उसका बिल्कुल जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष इस वक्त तैयार हो गया है और वही विपक्ष मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चली जाएगी और दूसरी सरकार बनेगी और नया सूरज उगेगा। 2022 में कमल का फूल फिर आ रहा है। माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार आ रही है। विपक्ष कितना चिल्ला ले, जाति धर्म के आधार पर चुनाव होने चाहिए? विपक्ष कितना चिल्ला ले, मैं इसमें थोड़ा अपनी तरफ से एक सवाल आपसे ले रहा हूँ। क्या जाति धर्म के आधार पर चुनाव होने चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? विकास के मुद्दों पे चुनाव होगा सर। हाँ, आज तक कभी जाति पे चुनाव हुआ ही नहीं है। 2022 में और इस 300 पार मोदी सरकार है, क्लियर है। मोदी सरकार, हाँ। योगी सरकार है, 300 पार योगी सरकार है। जो दुर्गा यादव से आप लोग पूछ रहे हैं, वही लोग है। जवान तो किसी की भी, हाँ जवान किसी, जी जी। बताएं। इस समय लोग मन बना चुके हैं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग मन बना चुके हैं। सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव जी की 2022 में। जबान फिसलने की बात है, कोई जरूरी नहीं है कि अखिलेश का नाम लिया ना। अच्छा, मोदी जी की सरकार में महिला सुरक्षा, देखिए महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है। प्रदेश की बेटियां जो है आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है और ये नारा लगा रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके अलावा स्वास्थ्य है, रोजगार है, बेरोजगार युवकों पर जो है जबरन लाठियां चलाई जा रही हैं। वो प्रदेश सरकार को जवाब देंगे, वो सरकार जरूर पलटेंगे। और प्रदेश की बेटियों पर जो है हमें पूरा भरोसा है और वो इस बार जो है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो है सरकार बना रही हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? देखिए, विकास जितना भी विकास था, जो जितना किया विकास भी भाजपा की सरकार में, तो उसी के नेतृत्व पे अब योगी सरकार फिर से कमल खिला रही है 2022 में। और हाँ, और जो जनता है, इतिहास होगा और ये प्रदेश का ऐसा इतिहास होगा जो दूसरी बार लगातार सरकार बना रही है। चलिए, तो देखा आपने, यहाँ पे हमने युवाओं से बात किया, छात्र नेताओं से बातचीत किया, उन्होंने खुल करके हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। कुछ युवा छात्र नेताओं ने भी सवाल पूछा, यहाँ पे मौजूद जो उनके सीनियर हैं उनसे सवाल पूछा। तमाम मुद्दों पे बात हुई, महंगाई, बेरोजगारी पे बात हुई, बढ़ती हुई जो भुखमरी का भी लोगों ने बात किया, जो हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति है उस पर भी लोगों ने बातचीत किया। और तमाम तरीके से कोई विकास का दावा कर रहा है तो कोई कह रहा है कि नहीं, जो हुआ बहुत हुआ, इस बार कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। अलग अलग लोग, अलग अलग जवाब, सबके अलग अलग मत हैं। ये क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस बार 2022 में क्या होने जा रहा है। बहरहाल ये बातचीत हमने किया है शिबली कॉलेज के ग्राउंड से। चलते हैं कहीं और, दिखाते हैं वहाँ पे आम लोगों से, जनता से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार 2022 में किसकी सरकार। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।